हाँ फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका टारगेट विद चंद्रा में और मैं हूँ चंद्रभान। और आज हम लोग बात करने वाले हैं संविधान निर्माण की। इसके पहले वाले वीडियो में बात की थी माउंटबेटन योजना, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से भारत का विभाजन किया जाता है और पंजाब तथा बंगाल जो कि पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान की सीमा रेखा थी, उसके निर्धारण के लिए सर रेडक्लिफ को पंजाब आयोग और बंगाल आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। और इस आयोग में 2 सदस्य मुस्लिम लीग के और 2 सदस्य कांग्रेस के रहते हैं। तो इन्हीं सर रेडक्लिफ के नाम पर ही रेडक्लिफ रेखा नाम आपने सुना होगा, सीमा रेखा का नाम रेडक्लिफ है, जो पाकिस्तान और भारत को विभाजित करती है। 1947 ईस्वी में इस रेखा का निर्धारण सर रेडक्लिफ के द्वारा किया गया था। वो एक अलग की बात है कि आज भी पाकिस्तान उस रेखा को मानता नहीं है और हमेशा उल्लंघन करता है, और बहुत बार ये संयुक्त राष्ट्र संघ का मुद्दा भी बना, लेकिन कुछ अभी तक हल नहीं हो पाया है। तो माउंटबेटन योजना के पश्चात अब बारी थी कि संविधान निर्माण कैसे किया जाए। उसके लिए बैठकें होंगी। तो संविधान निर्माण के लिए सबसे पहली बैठक जो होती है वो दोस्तों कब होती है, सभी को पता होगा, जिसने पढ़ा होगा, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को होती है। आपको ये भी मैंने बताया था कि इस पहली बैठक में मुस्लिम लीग ने हिस्सा नहीं लिया था, अर्थात वो अवरोध उसने उत्पन्न किया था। ये चीज़ मैंने पिछले वीडियो में भी बताई थी। चलिए, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा की जो पहली बैठक होती है, उसके अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे? कई बार पूछा जाता है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो कि बिहार के हैं, ये बिहार की पटना सीट से जीत करके यहाँ पे संविधान सभा के सदस्य बनते हैं। सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, वरिष्ठ व्यक्ति थे संविधान सभा में, और इसी वजह से संविधान सभा का जो प्रथम सत्र था, प्रथम बैठक थी, उसके ये अध्यक्ष बनाए जाते हैं, लेकिन अस्थायी अध्यक्ष बनाए जाते हैं। एग्जाम में अगर आपसे ये पूछ लेगा कि सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष क्यों बनाया जाता है, किस आधार पर बनाया जाता है, तो दोस्तों वो आधार था कि जितने भी संविधान सभा के सदस्य थे उनमें सबसे बुजुर्ग व्यक्ति ये थे, सच्चिदानंद सिन्हा। तो सम्मान पूर्वक, सम्मान को देखते हुए, बुजुर्ग व्यक्ति को देखते हुए इनको संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया जाता है। और संविधान सभा की चर्चा का जो पहला सत्र था, अर्थात 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। इसके पश्चात आपको ये भी पता होना चाहिए कि संविधान सभा की बैठक कहाँ हुई। आप तो ये जानते हैं कि कब हुई, लेकिन कहाँ हुई? तो दोस्तों, आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन हॉल है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो हॉल है, जिसको हम केंद्रीय कक्ष के नाम से जानते हैं, आज उसे हम संसद भवन के नाम से जानते हैं, वहीं पर यह बैठक आयोजित की जाती है। तो याद रखिएगा, यहाँ से पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन बनाए जाते हैं? अस्थायी अध्यक्ष बनाए जाते हैं सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि बिहार के रहते हैं। और क्यों बनाए जाते हैं? चूंकि ये सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे। इतना क्लियर हुआ। उसके पश्चात आगे हम लोग बात करते हैं। तो 2 दिन बाद, अर्थात 9 दिसंबर के 2 दिन बाद, अर्थात 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को, कब? 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को अब क्या होता है कि सर्वसम्मति से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ये भी बिहार के हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। वो भी कैसा? स्थायी अध्यक्ष। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। और इसका मतलब है कि ये तब तक अध्यक्ष रहते हैं जब तक कि हमारे देश में आम चुनाव संपन्न नहीं हो जाते हैं और हमारे देश का राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नहीं चुन लिया जाता है, तब तक ये संविधान सभा के अध्यक्ष रहते हैं। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब आगे अगर बात करें तो ये जो संविधान सभा थी, इस संविधान सभा में कुल मिलाकर के कितने सदस्यों ने हिस्सा लिया था, या इस संविधान सभा की बैठक में कितने सदस्य शामिल हुए थे? इस तरीके का प्रश्न भी पूछा जा सकता है। तो 207 सदस्य शामिल हुए थे, जिसमें से कितनी महिलाएं शामिल हुई थी? 9 महिलाएं शामिल हुई थी।
9 महिलाएं शामिल हुई थी। कुल टोटल संख्या जो है वो महिलाओं की 15 थी, लेकिन शामिल कितनी हुई थी पहली बैठक में? 9। और कुल सदस्यों की संख्या आपने पढ़ा 389, लेकिन शामिल कितने होते हैं? 207। अब ऐसा क्यों? जो आपकी मुस्लिम लीग थी, मुस्लिम लीग चूंकि इसमें शामिल नहीं होती है, और मुस्लिम लीग के सदस्य कितने थे? 73। देसी रियासतों के सदस्य कितने थे? 93। और बाकी जो आपके अन्य मतलब निर्दलीय और इसके अलावा जो अन्य आपके और दल थे वो, तो कुल मिलाकर के ये जो इतने लोग हैं, ये लोग आपका क्या होता है कि इस संविधान सभा की पहली बैठक में हिस्सा नहीं लेते हैं। अब बात आती है क्यों नहीं लेते हैं। तो 73, आपको पता है कि ये मुस्लिम लीग तो अवरोध उत्पन्न करना चाहती थी, इस वजह से ऐसा होता है। इस वजह से आप देखिए यहाँ पर अभी देश का विभाजन नहीं हुआ है, इसलिए ऐसा हो रहा है। चूंकि मैंने माउंटबेटन योजना बता दिया, उसमें देश का विभाजन हो गया, 1947 में होता है, लेकिन अभी यहाँ देश का विभाजन नहीं हुआ है, संविधान सभा की बैठक हो रही है, इसलिए यहाँ पर संविधान सभा के द्वारा क्या किया जाता है, संविधान सभा में मुस्लिम लीग के द्वारा क्या किया जाता है कि बैठक नहीं की जाती है, इसमें शामिल नहीं होते हैं वो, ये समस्या थी। तो ये 73 मुस्लिम लीग के सदस्य इस वजह से शामिल नहीं होते हैं चूंकि अवरोध उत्पन्न करना चाहते थे। 93 देसी रियासतों के जो सदस्य थे वो अभी तक यही नहीं क्लियर कर पाए थे कि हम कहाँ शामिल हों। माउंटबेटन योजना में साफ साफ कहा गया था कि देसी रियासतों को ये छूट होगी कि वो इच्छानुसार जहाँ चाहें वहाँ शामिल हो सकते हैं। अब वो अपने आप को कन्फ्यूज़न में थे, क्या करें क्या ना करें, ऐसी स्थितियों में फंसे हुए थे, और इसी वजह से ये 93 जो सदस्य हैं वो भी पहली बार इस सभा में, इस बैठक में शामिल नहीं होते, हिस्सा नहीं लेते हैं। इतना क्लियर हुआ। अब आगे हम लोग अगर बात करें तो ये चीज़ें हो गई। अब इसको मिटा देते हैं। देखिए 207 सदस्य आपके शामिल होते हैं, जिसमें से 73 सदस्य जो मुस्लिम लीग के रहते हैं, वो मुस्लिम लीग के सदस्य इसमें शामिल नहीं होते हैं। और इसी वजह से इसके शामिल ना होने की वजह से उस समय तत्कालीन ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे उनका क्या नाम था? ये प्रधानमंत्री नहीं थे, क्लेमेंट एटली थे, लेकिन उस समय ये प्रधानमंत्री पहले रह चुके थे, विंस्टन चर्चिल। ये पहले हुए थे प्रधानमंत्री, बाद में क्लेमेंट एटली बनते हैं। तो विंस्टन चर्चिल ने एक कथन कहा था, एक बात कही थी कि संविधान सभा एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है। ये जो कथन है काफ़ी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जाता है कि संविधान सभा एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है, अर्थात मुस्लिम लीग के बिना तो कुछ होगा ही नहीं। तो ये संविधान सभा कैसी संविधान सभा है, इस तरीके का कथन जो है विंस्टन चर्चिल के द्वारा कहा जाता है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं, उसके बाद क्या होता है। उसके पश्चात 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है, लाया जाता है। ये उद्देश्य प्रस्ताव का मतलब ये है कि जो हम संविधान बनाने जा रहे हैं, इस संविधान का आखिर क्या उद्देश्य है, हमारे इस संविधान में कौन कौन सी चीज़ों को शामिल किया गया है, कौन कौन सी चीज़ों को शामिल करना चाहिए, क्या उद्देश्य होना चाहिए हमारे इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये बताने के लिए ही ये उद्देश्य प्रस्ताव को तैयार किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जिसे 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को पेश किया जाता है। लेकिन इसको स्वीकार नहीं किया जाता। क्यों स्वीकार नहीं किया जाता है? चूंकि ये कह दिया जाता है कि अभी तो मुस्लिम लीग इसमें शामिल ही नहीं हुई है। तो जब मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुई है तो ये उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया जाता है। यहाँ ये बात आपको जान लेना चाहिए। अब बात आती है कि दोबारा फिर ये प्रस्ताव लाया जाता है, तो फिर इसको 22 जनवरी 1947 ईस्वी को क्या किया जाता है? एक्सेप्ट कर लिया जाता है। 22 जनवरी 1947 ईस्वी को ये जो आपका उद्देश्य प्रस्ताव है इसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है। अब इस उद्देश्य प्रस्ताव में क्या था उसकी बात करते हैं। देखिए उद्देश्य प्रस्ताव में साफ साफ ये बात थी कि हमारा देश एक संप्रभु राष्ट्र होगा,
हम अपने देश का स्वयं संविधान का निर्माण करेंगे, हम अपने देश के संविधान का निर्माण स्वयं करेंगे। हमारा जो देश होगा वह संघ मतलब प्रांतों को मिला करके बनेगा। हमारा जो भारत संघ होगा वो प्रांतों को मिला करके एक संघ बनेगा, और राज्यों में समस्त शक्तियों का जो मूलतम स्रोत है वो जनता होगी। राज्यों की जो शक्तियां हैं उनका मूल स्रोत जो है वो जनता होगी। साथ साथ में लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिया जाएगा। स्वतंत्रता और समानता जैसी बात की जाए भी इसमें की गई। इसके साथ साथ में पिछड़े वर्गों के लिए विशेष रक्षा प्रबंध भी किए जाएंगे, तो समानता की भी बात की जाएगी। तो इस तरीके के बहुत सारे ये बातें इसमें शामिल थी, जो कि बाद में प्रस्तावना का आधार बनती हैं। जो बाद में क्या होता है, हमारी जो उद्देशिका है, प्रस्तावना है, प्रियम्बल है, उसका आधार बनता है यही आपका उद्देश्य प्रस्ताव। जैसा कि यहाँ पर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, स्वतंत्रता, समानता की बात की गई है, और इसके अलावा हमारा देश एक संप्रभु राष्ट्र होगा। तो ये सारी की सारी बातें आप जब प्रस्तावना पढ़ते हैं तो वहाँ पर देखते हैं। तो हमारी जो देश की प्रस्तावना है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। हालांकि हम आगे पढ़ेंगे कि प्रस्तावना के बारे में कहा जाता है कि ये कहाँ से ली गई है। तो ये जो प्रस्तावना है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है, लेकिन उसमें उसका प्रारूप तो लिया गया है, लेकिन बातें जो हैं वो उद्देश्य प्रस्ताव की इसमें शामिल हैं। ये चीज़ यहाँ पर आपको क्लियर होना चाहिए। अब क्या होता है कि उद्देश्य प्रस्ताव जब पारित हो जाता है तो अब बातें आगे आती हैं कि अब जो समितियां हैं उनका गठन किया जाए, समितियां बनाई जाएं तमाम तरह की। आप पढ़ते भी हैं, झंडा समिति, प्रारूप समिति, तदर्थ समिति, राष्ट्रीय संघ समिति, तो इस तरीके की ढेर सारी जो समितियां बनती हैं। लेकिन एग्जाम में अगर आपसे ये पूछे कि संविधान सभा के लिए, संविधान के निर्माण के लिए जो कई समितियां बनी थी, उनमें सबसे प्रमुख समिति कौन थी, अगर ये आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो आप क्या जवाब देंगे? तब आपका आंसर होना चाहिए कि उन सभी समितियों में सबसे इंपॉर्टेंट जो समिति थी वो थी प्रारूपी समिति। अब बात यह आती है कि प्रारूप समिति सबसे क्यों इंपॉर्टेंट थी? ये ऐसा क्यों? चूंकि प्रारूप का मतलब ढांचा, मसौदा। जैसे कोई भी आप चीज़ बनाने के पहले, किसी भी चीज़ को व्यवहारिक रूप देने के पहले हम क्या करते हैं कि उसका एक खाका तैयार करते हैं, एक ढांचा बनाते हैं। जैसे अगर हम कोई नई मशीन बना रहे हैं, वैज्ञानिक नई मशीन बनाते हैं, पहले उसका मॉडल तैयार करते हैं, वो मॉडल को खाका बोलते हैं, जो कि बाद में चल करके वही व्यवहारिक रूप में वो चीज़ बन करके तैयार होती है। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट थी। जितनी भी समितियां थी, जिन समितियों ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए, उन सभी समितियों पर विचार विमर्श करने का काम, उनकी जांच करने का काम किसका था? प्रारूप समिति का था। इसीलिए कहा जाता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान के निर्माता हैं। इसी वजह से, ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत सारे लोग शामिल नहीं थे, बहुत सारी समितियां शामिल नहीं थी, लेकिन उन सभी समितियों की जांच पड़ताल करना और उन पर विचार विमर्श करना, ये काम किसका था? ये काम था आपका प्रारूप समिति का। लेकिन उसके पहले थोड़ा सा जाते हैं, जब समितियां बनना शुरू हुई तो उसके पहले एक परामर्श समिति बनती है, जिसने अपनी रिपोर्ट 17 मार्च 1947 ईस्वी को पेश की थी। 17 मार्च 1947 ईस्वी को जब ये परामर्श समिति बनती है तो इस परामर्श समिति ने क्या किया था कि एक संविधान पूर्व दृष्टांत, एक शीर्षक बनाया। वो शीर्षक में क्या किया था उन्होंने कि 60 देशों के संविधान की प्रमुख बातों को सम्मिलित किया था और उसको 3 प्रतियों में संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया था। याद रखिएगा, कितने देशों के संविधान? 60 देशों के संविधानों का यहाँ पर मतलब इनसे संबंधित प्रश्नोत्तर जो हैं वो दिए जाते हैं परामर्श समिति के द्वारा। 60 देशों के संविधान का अध्ययन करने के पश्चात ये जो परामर्श समिति है ये सौंपती है। अब किसको सौंपती है? संवैधानिक सलाहकार बेनेगल नरसिंह राव, VN राव। और इसी के आधार पर ये क्या करते हैं कि ये परामर्श समिति जब प्रश्न देती है 60 देशों के संविधान का अध्ययन करने के पास, उसी से रिलेटेड प्रश्न जो है वो संविधान सभा के समक्ष रखती है और प्रांतीय और केंद्रीय के जो विधानसभा सदस्य थे उनके सामने रखती है। और वो लोग फिर क्या करते हैं, इस पर विचार विमर्श करने के पश्चात जो चीज़ बताते हैं
उन चीज़ों को, उन बातों को लेकर के एक रिपोर्ट तैयार की जाती है परामर्श समिति के द्वारा, और ये रिपोर्ट जो तैयार की जाती है, इसी रिपोर्ट के आधार पर BN राव ने फिर प्रारूप समिति का निर्माण किया। प्रारूप समिति का निर्माण किया। कई बार यहां पर कंफ्यूजन रहता है लोगों को। देखिए, प्रारूप समिति अलग है, प्रारूप अलग है। प्रारूप बनाया किसने था? प्रारूप बनाया था VN राव ने, बेनेगल नरसिंह राव ने प्रारूप को बनाया था इसी परामर्श समिति की रिपोर्ट के आधार पर। लेकिन प्रारूप समिति का गठन किया गया था, क्यों? क्योंकि VN राव के द्वारा जो बनाया गया प्रारूप था, उस प्रारूप की जांच करना और उस पर विचार विमर्श करना, इसके लिए बाद में प्रारूप समिति बनाई जाती है, और जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रहते हैं। तो यहां याद रखिएगा, प्रारूप बनाया किसके द्वारा गया? VN राव के द्वारा। लेकिन उस प्रारूप पर चर्चा करने के लिए, उसकी जांच करने के लिए, उस पर विचार विमर्श करने के लिए फिर प्रारूप समिति बनाई जाती है। कुल 7 सदस्य रहते हैं, जिसके अध्यक्ष रहते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग बात करते हैं बेनेगल नरसिंह राव की। थोड़ी सी बात इनके बारे में कर लेते हैं। VN राव, बेनेगल नरसिंह राव, पूरा नाम इनका है बेनेगल नरसिंह राव। दोस्तों, इनके बारे में सिर्फ आपको यही पता होगा कि ये संवैधानिक सलाहकार थे ये, लेकिन इनसे इंपॉर्टेंट प्रश्न कहां से पूछे जाते हैं वो आपको याद रखना है। मैं आपको बोल दे रहा हूं पहला पॉइंट, BN राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था, लेकिन ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ये बात नोट कर लीजिए। दूसरी बात, बर्मा का अर्थात म्यांमार का जो संविधान बनता है, उसके निर्माण में महती भूमिका अर्थात महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो BN राव के द्वारा निभाई जाती है। अंतरराष्ट्रीय जो न्यायालय है नीदरलैंड्स हेग में, उस अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में पहले भारतीय न्यायाधीश कौन थे? BN राव। कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में पहले भारतीय न्यायाधीश कौन हैं, तो वो हैं BN राव, बेनेगल नरसिंह राव। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को होता है। ये आप यहां पर डेट याद रख सकते हैं। 29 अगस्त 1947 ईस्वी को प्रारूप समिति का गठन होता है, और जिसमें कुल मिलाकर के कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। उन 7 सदस्यों के नाम आपको याद रखने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछ लेता है कि 7 सदस्य कौन कौन थे। देखिए, मैं यहां पर लिख रहा हूं। पहला तो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये क्या थे? ये आपके प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। दूसरी बात करेंगे तो N गोपाला स्वामी अयंगर। तीसरे व्यक्ति हैं आपके अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। चौथे व्यक्ति हैं आपके सैयद मोहम्मद सादुल्ला। पांचवें व्यक्ति आपके हैं N माधव राव। एक व्यक्ति और है, लेकिन N माधव राव जो हैं वो BL मित्र की जगह पर आते हैं। किसकी जगह पर? BL मित्र की जगह पर N माधव राव को सदस्य बनाया जाता है। वो भी क्यों? क्योंकि BL मित्र जो हैं वो बीमार हो गए थे। क्या हो गए थे? बीमार। स्वास्थ्य कारणों की वजह से इनकी जगह पर N माधव राव को प्रारूप समिति का सदस्य बनाया जाता है। एक और व्यक्ति हैं KM मुंशी। इसके अलावा जो 7वें व्यक्ति हैं वो हैं आपके TT कृष्णामाचारी। कौन? TT कृष्णामाचारी। अब ये किसकी जगह पर आए थे? DP खेतान की जगह पर। DP खेतान
की मृत्यु हो जाती है। डीपी खैतान की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है और इसी वजह से इनकी जगह पर टीटी कृष्णामाचारी को नियुक्त किया गया था। तो ये प्रारूप समिति के जो 7 सदस्य हैं वो एग्जाम में कई बार पूछ लेता है, तो आप इनके नाम याद रख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ आपको यहाँ पर और याद रहना चाहिए कि जो आपके कांग्रेस के जो आपके 208 सदस्य थे उनमें से 30 सदस्य ऐसे थे जो कि कांग्रेसी नहीं थे। और आपको लग रहा होगा कि अभी तो आपने पढ़ाया था कि 208 कांग्रेस के चुने गए थे। दोस्तों 208 कांग्रेस के चुने गए थे, लेकिन इसमें 30 सदस्य ऐसे थे जो विशुद्ध रूप से कांग्रेस के नहीं थे, लेकिन कांग्रेस के बैनर तले उनका चुनाव किया गया था। इसका एक महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसको मैं इसके पहले वाले वीडियो पे पढ़ा चुका हूं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बॉम्बे से चुनाव हार जाते हैं, बंगाल से मुस्लिम लीग की सहायता से चुनाव जीतते हैं, लेकिन जिस क्षेत्र से जीतते हैं वो जैसर कुलना क्षेत्र क्या होता है, बाद में जब आपका पूर्वी पाकिस्तान का गठन होता है, पूर्वी पाकिस्तान का विभाजन होता है, तो वो क्षेत्र चला जाता है आपका पूर्वी पाकिस्तान में। अब वो जगह खाली हो जाती है, वहाँ से भी ये हट जाते हैं। उसके पश्चात क्या होता है कि आपके जो BN राव हैं, यही BN राव, बेनेगल नरसिंह राव, उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पत्र लिखा था, कहा था उनसे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो इतने बड़े विधिवेत्ता हैं, अगर इनका संविधान में योगदान नहीं लिया गया तो फिर बेकार है। आने वाले लोग जो हैं वो हमारे ऊपर क्या करेंगे, उंगली उठाएंगे, हमारे ऊपर उंगली उठेगी कि जब देश में इस तरीके का विधिवेत्ता व्यक्ति, इतना समझ बुद्धिमान व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति जब शामिल है तो फिर उसका योगदान क्यों ना लिया जाए। और इसकी वजह से ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने फिर पत्र लिखा था बेजी खेर को, जो कि मुंबई के उस समय प्रधानमंत्री हुआ करते थे। मुंबई एक प्रेसिडेंसी हुआ करती थी। उसके पश्चात बेजी खेर ने क्या किया था कि अपने विधानसभा सदस्य MR जयकर, जो कि पुणे से थे, उनकी सीट खाली करवा करके वहां पर दोबारा उपचुनाव होता है और तब जाकर के कांग्रेस के बैनर तले, कांग्रेस की पार्टी से फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा के लिए चुना जाता है। तो ये एक एग्जांपल है। तो 208 में से 30 सदस्य ऐसे थे जो कांग्रेसी नहीं थे। अब देखिए यहां पर आपसे अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि जो प्रारूप समिति के 7 सदस्य हैं, इसमें से कौन कांग्रेसी नहीं है, तो दोस्तों इसमें से देखिए, इसमें से लगभग तो सभी कांग्रेसी हैं, लेकिन यहां पर कई तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा। आप यहां पर बहुत ही ध्यान से समझिएगा। यहां पर जो आपके कांग्रेसी नहीं हैं उनकी अगर बात की जाएगी तो सैयद मोहम्मद सादुल्ला ये कांग्रेसी नहीं है, बाकी सब क्या है, कांग्रेसी हैं। लेकिन अब यहां पर प्रश्न ये कर दिया जाए कि विशुद्ध रूप से कांग्रेसी कौन था, मतलब पूरी तरीके से पार्टी का व्यक्ति, कांग्रेस पार्टी का व्यक्ति कौन था, तो वो था आपका KM मुंशी। वो कौन थे, KM मुंशी, याद रखिएगा। KM मुंशी ये क्या थे, ये पूरी तरीके से कांग्रेसी थे। सैयद मोहम्मद सादुल्ला मुस्लिम लीग के, KM मुंशी आपके पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी के सदस्य थे। बाकी आपके N गोपालास्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये बाकी जो सदस्य हैं ये लोग कांग्रेसी नहीं थे। अनुभव इनके पास अच्छा था, ज्ञान अच्छा था, इसकी वजह से इनको बाद में उपचुनाव करवा करके कांग्रेस के बैनर तले, अर्थात कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़वाया जाता है और उसके पश्चात ये क्या करते हैं, आपके संविधान सभा में चुने जाते हैं। ये याद रखिएगा। लेकिन ये कांग्रेसी नहीं थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी कांग्रेसी नहीं थे, इनकी अपनी अलग पार्टी थी, ये भी आप याद रख सकते हैं। तो इस तरीके से ये आपकी जो प्रारूप समिति है वो बनती है। अब इसके आगे हम लोग बात करते हैं। देखिए BN राव के द्वारा, जो आपके BN राव हैं, BN राव के द्वारा जो प्रस्ताव दिया गया था उसमें आपके 243 आर्टिकल, अर्थात कितने अनुच्छेद थे, 243 अनुच्छेद थे और 13 अनुसूचियां थी। याद रखिएगा कितनी अनुसूचियां थी, 13 अनुसूचियां, 243 अनुच्छेद। एग्जाम में कई बार ये पूछ लेता है कि प्रारूप समिति को और किस नाम से जाना जाता है। तो प्रारूप समिति को दोस्तों पांडुलेखन समिति भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पांडुलेखन समिति भी बोलते हैं। इसको मसौदा समिति भी बोलते हैं, मसौदा
समिति भी बोलते हैं। तो याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है प्रारूप समिति को, या पांडुलेखन समिति क्या है, या सीधा पूछ लेगा पांडुलेखन समिति के अध्यक्ष कौन थे, इस तरीके से। तो जो BN राव ने जो आपका प्रारूप सौंपा था उसमें 243 अनुच्छेद थे, 13 अनुसूचियां थी। लेकिन जब 141 दिन की बैठक करने के पश्चात 6 माह से कम समय में ही इस प्रारूप समिति ने, कौन सी प्रारूप समिति ने, जहाँ पर भीमराव अम्बेडकर की समिति ने, जिसमें 7 सदस्य थे कुल मिलाकर के, उस समिति ने 6 महीने से कम समय में 141 बैठकें करके क्या किया था, 21 फरवरी 1947 ईस्वी को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। तो इन सभी चीज़ों पर जितनी प्रमुख समितियां थी उन सभी पर विचार विमर्श करने के पश्चात पहली बार 21 फरवरी 1947 ईस्वी को प्रारूप समिति के द्वारा क्या किया जाता है कि ये जो रिपोर्ट है वो पहली बार सौंपी जाती है। अब उसके पश्चात इसमें और क्या क्या बचा उसकी अगर हम बात करें तो बचने के लिए तो बहुत कुछ बचा है। अभी इसमें हम लोग पढ़ेंगे संविधान के निर्माण में कितना समय लगा, कुल मिलाकर कितने वाचन होते हैं, संविधान सभा किस रूप में काम करती है, हमारे देश का संविधान कब लागू हुआ और संविधान लागू होने के पहले कितने अनुच्छेद लागू होते हैं, संविधान पूर्ण रूप से जब लागू होता है उस समय कितने अनुच्छेद थे। तो ये सारी अभी चर्चाएं बाकी हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, और ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो शायद आपने किताब में ना पढ़ी होंगी क्योंकि आपके पास वो मैटर उपलब्ध नहीं हो पाया होगा। और आप आप देखेंगे कि जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको लगेगा हाँ यार ये चीज़ तो मुझे नहीं पता थी, ये चीज़ भी इसमें थी, ऐसा भी था क्या इसमें। तो ऐसी बहुत सारी बातें अभी बाकी हैं और इसीलिए मैंने देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है संविधान निर्माण भाग 1। चूँकि ज़्यादा लंबा वीडियो कर देते हैं तो लोगों को इंटरेस्ट नहीं रहता पढ़ने में, लोग क्या करते हैं कि वहीं से छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं, वापस आ जाते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं और उसके पश्चात संविधान निर्माण से संबंधित और भी जो महत्वपूर्ण बातें हैं उन सभी को हम आपके सामने रखेंगे, आपसे करेंगे। लेकिन मैंने जो पढ़ाया है वो आपको कैसा लगा इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स करें। तो दोस्तों अगर आपको पसंद आया हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक कर देना, शेयर भी कर देना। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।